मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नागपुर विद्यापीठ ने ये जो एक प्रचेष्टा की है इस कठिन समय में विद्यार्थियों को सहायता पहुँचाने की, और आप उसमें सहभागी हुए हैं तो यकीनन बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्रशंसनीय है। धन्यवाद। अपना टॉपिक है इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज एंड टाइप्स। अब काउंसलिंग वैसे कहिए तो एक पूरा शास्त्र है। उसको सीखने के लिए हमको बहुत सारी पहले बेसिक नॉलेज की मालूमात होनी चाहिए। जैसे पहले तो बेसिक जो साइकोलॉजी के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आप समझ लो इंटेलिजेंस, मेमोरी, ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है, फिर आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इमोशंस का क्या प्रभाव पड़ता है, इमोशन कैसे अराउज होते हैं, और बहुत सारी बातें हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। फिर इंसान ग्रुप में कैसा बिहेव करता है, ग्रुप का क्या असर पड़ता है, फैमिली का क्या असर पड़ता है, ऐसी बहुत सारी बातें। अब ये तो संभव नहीं है कि हम वो सब अभी सीखें, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना ज़रूरी होता है कि इंसान का व्यक्तित्व कैसे डेवलप होता है। कहें तो जितनी भी बेसिक स्ट्रेटजीज हैं वो कोई ना कोई पर्सनालिटी की थियोरी पे ही निर्भर करती हैं। तो अभी तो समय ऐसा नहीं है कि ये पूरा शास्त्र सीखा जा सके, वो भी इतनी जल्दी में। और लेकिन मदद हमको अभी करनी है। ट्रेंड काउंसलर्स इतने हैं नहीं, तो क्या किया जाए? इसके लिए जो है शॉर्टकट हमने जो है क्राइसिस इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी अगर बोलें तो वो हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पैरामेडिक्स हेल्प करते हैं जब कोई विपदा आती है, तो उसी तरह से हम फिलहाल कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे जो हमको हेल्पफुल रहेंगी इस काम को करने की। देखिए, मैं थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ज़्यादा करके तो प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो हम रियलिटी में जब काम करेंगे तो हमारे लिए मददगार साबित हो। अब सोचें कि आप किसी भी स्टूडेंट को आप मदद करना चाहते हैं, तो अब कौन सी जगह पे उससे बातचीत कर सकते हैं? कहीं भी सोचिए, खुली लाइब्रेरी पढ़ी या फिर लैब या कोई क्लासरूम। शायद ये थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि एक जो चेम्बर का फील आता है, एक जो सिक्योरिटी का फील आता है, वो बड़ी जगह में ना थोड़ा सा कम हो जाता है, और वहाँ पे तो कोई भी अचानक से आ भी सकता है ना। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो स्थान हो जहाँ पे हम बातचीत करेंगे वो एक नॉर्मल आपका जो रूम है वैसा आप ले लीजिए, और उसमें अपन जो है एक रेगुलर ऑफिस टेबल। एक बात का बहुत ध्यान दें कि लाइट जो है वो न डायरेक्ट आपके फेस पे आए, बैठने का जो अपना अरेंजमेंट रहेगा उसमें, और न ही जो काउंसिल है उसके चेहरे पे। कारण कि जब सीधा प्रकाश मुंह पे पड़ता है ना, तो कैसा है, थोड़ा सा थ्रेटेंड फील होता है, और जब सामने वाले के चेहरे पे बहुत प्रकाश है, हम अंधेरे में हैं, तो थोड़ा सबड्यूड फील होता है। इसलिए इट इज़ बेटर कि वो हम जहाँ बैठे हैं उसके 90 डिग्रीज पे लाइट रहे तो बेहतर। अब जो सबसे ज़्यादा जरूरी है ये काउंसलिंग प्रोसेस, कोई भी टेक्निक तब काम कर सकती है ना उस इंसान को आप पर भरोसा बनेगा। और आप अपने पे भरोसा कैसे बनेगा?
आप सोचो, हम क्या पब्लिक में या किसी के भी सामने कोई बात करते हैं, वो भी ऐसी बात जो थोड़ी सी हमारी दुखती रग है, हमारा दर्द है, बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमेशा एक झिझक रहती मन में, भाई लोग क्या बोलेंगे, क्या मजाक उड़ाएंगे हमारा, हंसेंगे हम पे, हमारी इनएबिलिटी को समझ जाएंगे। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए ना। सबसे पहले ये विश्वास उस इंसान को दिलाना पड़ेगा, आप वो किसी तरह से जज नहीं किया जाएगा। आप हमसे जो भी बोलेंगे वो एकदम सीक्रेट रहेगा, इसकी कोई लेके चर्चा नहीं होगी, गॉसिप नहीं होगा। और अगर हम उस बात को कभी किसी से शेयर करें तो केवल और केवल आपके फायदे के लिए। जैसे कोई एक्सपर्ट से अगर लगता है कि भाई कोई ज़्यादा बीमार है, हमारा हेल्प उसके लिए काफ़ी नहीं रहेगा, तो पूछना पड़ेगा एक्सपर्ट्स को कि भाई क्या करें अब। ये विश्वास। और एक बात है कि जब हम सामने वाले को ये विश्वास दिलाएं कि हम उसकी कही गई समस्या या उसकी जो भी रिएक्शंस हैं उसको हम जज नहीं करेंगे। क्यों जज नहीं, ये भावना ज़रूरी है। और ऐसा हमको सच में अंदर से मन में उस समय रखना भी पड़ेगा। हमारी जो भी लाइक्स है, डिसलाइक्स है, उसको हमको बाजू में रखना पड़ेगा। क्योंकि इस जजमेंट करेंगे के डर से तो लोग बोलते नहीं है ना। तो देखिए, जजमेंट ना करते हुए अब जस्ट थिंक ऑफ इट, हम सब इंसान हैं, हमारे कुछ प्रेफरेंसेस हैं। हो सकता है एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपको किसी लड़की का कोई ढंग से कपड़ा पहनना आपको पसंद नहीं, क्वाइट पॉसिबल। और आपके सामने जो काउंसिली बैठी है वो फिलहाल वैसे ही कपड़े उन्होंने पहने, तो फिलहाल हमको हमारी इस पसंद नापसंद को बाजू में रखना होगा। ठीक है, लेट इट बी, वो इंसान का फ्रीडम है। अर्थात अपने दिमाग को में से अपना जो लाइक डिसलाइक है उसको थोड़ी देर के लिए पूरा स्विच ऑफ कर दीजिए। अपने को एक ऐसा ना, जैसे ब्लैंक स्क्रीन की तरह हम ऐसा बनाएं कि उस पे कोई भी इंसान जो है अपनी कहानी बिना रुकावट के लिख सके। ये मेन उद्देश्य है। इसमें एक ट्रस्ट भी बनने का कि ठीक है, हम जो भी बोलेंगे इट्स ओके। प्लीज हमको ये फीलिंग उनको कन्वे करनी है, इट इज़ ओके टू बी योरसेल्फ, और इट इज़ ओके टू गेट अपसेट, इट इज़ ओके टू गेट नर्वस, इट इज़ ओके टू रिएक्ट। आपकी सोच, आपकी भावनाएं हमको सब मंजूर है, बोलो बस आप बिना झिझक के। इस प्रोसेस को रैपो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। और सच कहिए तो इंसान को सबसे तकलीफ तो इसी बात की होती है ना कि हमको समझने वाला कोई नहीं है, कोई हमारी बात नहीं समझता, मेरी कौन सुनेगा, मैं तो अकेला हूँ, मुझे कौन मदद करेगा। तो ये जो एक विश्वास कि हम आपको सहायता करना चाहते हैं और हम आपको जज नहीं करेंगे, ये सबसे ज़्यादा थेरेप्यूटिक है। सबसे ज़्यादा मददगार बोलो तो यही बात होती है कि वो कोई इंसान बिना झिझक शेयर करे। आप उसको बोलेंगे भी कि आपकी बातों की चर्चा हम कहीं करेंगे, इसका आप अच्छे से बता दीजिए ताकि वो डर निकल जाए। उसके बाद जो अगली बात है वो है उनकी समस्या को समझना। अब समस्या वैसे बोलो तो अपन जानते हैं ना कि कोविड है, लेकिन इसी कोविड में हर इंसान को अलग ढंग से, बहुत ही यूनिक ढंग से प्रभावित किया, और उसका रिएक्शन भी उसके प्रति बहुत भिन्न है। ऐसा नहीं है कि कोविड अकेला है तो कोविड ने सबको एक जैसा परेशान किया है, ऐसा नहीं। कई किस्म से है। देखिए, एक छात्र है, वो बॉम्बे जाके पढ़ना चाहता था,
अब नहीं जा सकता। कोई लड़की है जिसकी शादी तय हुई थी, इसकी वजह से टूट गई। बच्ची ने बहुत वेट गेन कर लिया, उसको उसका बहुत दुख है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो कम ज्यादा सबके साथ में रही होगी। इसके बाद एक और एंगल हो सकता है कि ये अपने स्टूडेंट खुद या उनके घर के कोई नशा पता करते होंगे, तो उनको ये चीजें अभी उपलब्ध नहीं हो रही हैं। उससे क्या होता है कि विड्रॉल सिम्टम होते हैं और चिड़चिड़ बहुत होती है। एक और बात अपन खुद भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार के सब लोगों में ना बहुत हार्मनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम रहते हैं, वो उसमें बहुत सारी मजबूरी भी रहती है। भाई अब क्या करें, परिवार है तो हम क्या कोशिश करते हैं, फीड बचाते फिरते ये चलो मिनिमम इंटरेक्शन हो, जिस इंसान से हमारी पटती नहीं है कम से कम इंटरेक्शन उसके साथ। लेकिन अभी ये कोविड ने आपको मजबूर किया है कि रहो उसी इंसान के साथ में। यंग बच्चों की तो आप देखो, ज्यादा करके वो उनको पेरेंट्स या घर वाले तो उतने पसंद ही नहीं है, दोस्त पसंद है। दोस्त है नहीं और वो घर वालों को बिल्कुल 24/7 झेलना पड़ रहा है। तो इसके बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। कोई डिप्रेस्ड हो जाता है, कोई एंग्शियस हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोड में चला जाएगा, हताशा आ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसके में हम ये जरूर समझ सकते हैं कि जो इंसान यहाँ इमोशनली स्टेबल है वो बराबर हैंडल कर लेता है, कोई रास्ता निकाल लेता है। तो कोई इंसान थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, कोई उतना नहीं। तो आप उनको पहले ये दोनों चीजों को पहले आप पक्का कर लो कि वो इंसान की समस्या क्या है और उसके प्रति उसका रिएक्शन क्या है। ये दोनों को पहले हम जाने, क्योंकि जब तक हम बात को समझेंगे नहीं तो उसको हेल्प कहाँ करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या हम अपनी समस्या सच में ठीक ठाक बता सकते हैं? शायद नहीं। बड़े लोग भी बहुत कंफ्यूज्ड और ऐसा ना ग्लोबली बताते हैं, हमें डर लग रहा है, हमको चिड़चिड़ हो रही है, हम बहुत परेशान हैं। बहुत स्पष्ट नहीं है कि किस बात से परेशान है, क्या है, किस चीज का डर है। ये क्लियर बहुत बात नहीं है। तो इसके लिए जो है हमको उनको एक स्किल सिखानी है, उसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब है, उसमें मेन तो 4 चीजें आएंगी। पहली चीज क्या, उस बिहेवियर को आप स्पष्ट रूप से बताओ। गुस्सा आना मतलब क्या? कोई जोर से बोलता है ना, किसी को लग सकता है मैं गुस्सा हूं। कोई इंसान फेक फाक भी करता है तो उसको उसका रियलाइज नहीं होता है कि ये एग्रेसिव बिहेवियर है। तो प्लीज आस्क कि वो जो प्रॉब्लम को बोल रहा है वो किस चीज को बोल रहा है। जैसे ओवर ईटिंग, कुछ बच्चियां होती हैं, उन्होंने अगर एक गस्सा ज्यादा खा लिया तो वो मैंने ओवर ईटिंग कर ली। तो व्हाट एक्चुअली दे मीन बाय दैट गुस्सा और वरी और फ्रस्ट्रेशन, द प्रॉब्लम क्या है उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कि वो दिन में कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट इज ड्यूरेशन। देखिए मैं थोड़ी देर दुखी हूँ और दुखी होने के बाद मैं ठीक है वापस 5 मिनट में नॉर्मल हो जाती हूँ, वो अलग बात है। मैं दुखी हूँ और 1-2 घंटा दुखी रह रही हूँ, बिल्कुल अलग। तो ये ड्यूरेशन भी जानिए कि भाई ऐसा है, ये हमको उनको सिखाना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों को पता करो। और उसके बाद है कि प्रीकर्सर, क्या चीज हुई थी जिससे आपको ये चीज महसूस हुई। आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, कुछ सुना, कुछ घटा, उस घटना को भी आप याद करने की कोशिश करो।
अर्थात हमको उनको बोलना पड़ेगा कि आप एक डायरी टाइप से मेंटेन करो। ये जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है ना, इसके बड़े सारे फायदे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम अपने दिमाग में एक ऑब्जर्वर क्रिएट करते हैं तो हमारी मेंटल एनर्जी का एक हिस्सा क्या कर रहा है, हम जो कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। उससे एक तो प्रॉब्लम प्रॉपरली डिफाइन होती है, बात समझ में आती कि किस चीज से हो रहा है, कितनी देर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। एक और एंगल है उसमें कि मेंटल एनर्जी जब यहाँ ऑब्जर्विंग में लग जाती है ना, तो वो जो प्रॉब्लम है वहाँ पे थोड़ी सी कम जाती है। मतलब हम अपनी दिमाग की शक्ति से ही ऑब्जर्व भी करेंगे और अपनी दिमाग की शक्ति से ही वरी भी करेंगे ना। तो अब कैसा है कि वो थोड़ा सा वहाँ बढ़ गया। ये एक बात है। तीसरा, ये जो ऑब्जर्वर बनना या अपने एक हिस्से को ऑब्जर्वर बनाना एक्चुअली बहुत हेल्पफुल। ये आगे भी इसको बोलते हैं इनसाइट। इट हेल्प्स टू डेवलप इनसाइट, क्योंकि हम लाइफ लॉन्ग तो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना। हमको अपनी प्रॉब्लम्स खुद को समझनी होगी और वो समझने के लिए इनसाइट होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद की बात फिर करते हैं।